7 से 9 नवंबर जयपुर बनेगा बौद्धिक महाकुंभ की भूमि। जयपुर डायलॉग्स 2025 में एक मंच पर आएंगे वे सभी योद्धा, इतिहासकार, चिंतक, रणनीतिकार और धर्म रक्षक जिनकी आवाज है भारत की आत्मा। नीरज अत्री, एस्टर धनराज, डेविड फ्रॉले, CK राजू, मीनाक्षी जैन और बहुत सारे आपके पसंदीदा वक्ता जिनसे आप इस कार्यक्रम में भेंट कर सकते हैं। आप भी इस अनोखे उत्सव का हिस्सा बने, रजिस्टर करें और उपस्थित रहें। और यदि आप इस आंदोलन को और शक्तिशाली बनाना चाहते हैं तो हमारे क्राउड फंड में दान दें। QR स्कैन करके आप हमें योगदान दे सकते हैं। रजिस्ट्रेशन लिंक नीचे दिया हुआ है। नमस्ते, आप सभी का स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ गए हैं अभिषेक तिवारी जी और उनसे हम बात करेंगे कुछ बिहार की और कुछ इस समय चल रहे कुछ घातक विमर्शों की। तो साहब अभिषेक जी, स्वागत है आपका और सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारी चैनल्स को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें। तो अभिषेक जी कृपया बताएं कि बिहार में क्या चल रहा है इस समय? सुना दोनों पार्टियों में घमासान चल रहा है। ये सब फर्जी नैरेटिव है सर। सबसे पहले आपको प्रणाम चरण स्पर्श और आपके सभी दर्शकों को प्रणाम, नमस्कार, जय श्री राम। कल रात को 9:30 बजे मैं, आपको तो पता है किस प्रोग्राम में गया था, मैं वहां से प्रोग्राम से आया और बस 10 मिनट का एक लाइव किया था और उसमें मैंने कहा था आज दोपहर 2 बजे तक क्लियर हो जाएगा और चिराग पासवान कहीं नहीं जाएंगे। 2 बजे PTI को चिराग पासवान ने स्टेटमेंट दिया कि मुझे मेरे आत्मसम्मान की चिंता कब से होने लगी जब मेरे आदर्श प्रधानमंत्री जी मेरी चिंता करते हैं। स्टेटमेंट का मतलब क्या है? सेटल डाउन है। अच्छा, जो मिलेगा वो ले लेंगे, जो मिलेगा वो ले लेंगे। अच्छा, तो ये कर क्यों रहे थे सर? वो तो जीतन राम मांझी जी ने भी ट्वीट किया था, दे दो हमको 15 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम। 15 सीट क्यों मांग रहे थे जीतन राम मांझी जब औकात 8 सीट की है या 7 सीट की है? वो जानते नहीं मिलेगा, लेकिन नंबर ज्यादा रखेंगे तभी तो उतना मिलेगा जितना चाहिए, वरना 8 ही मांगेंगे तो पुरानी कितने देंगे? कहावत है कि तोप का लाइसेंस मांगोगे तो बंदूक का मिलेगा। बंदूक का मिलेगा। बिल्कुल सही बात है। और आपसे ज्यादा, इससे ज्यादा, क्योंकि आपने तो कितनों को प्रोवाइड करवाया होगा। हैं? आपका तो पूरा इससे जुड़ाव रहा है। तो तोप की बात थी और लाइसेंस वही मिला। अब बुरा तो महागठबंधन में है। मुकेश सहनी चले थे डिप्टी CM बनने और कांग्रेस ने और लेफ्ट ने उनको चाप के बोला 12 सीट से ऊपर देंगे नहीं तुमको। अब मुकेश सहनी को समझ में नहीं आ रहा है कि 12 सीट तो उल्टा 40 देंगे। मांग रहे थे ना? 40 60 मांग रहे थे सर। 60 मांग रहे थे। अब आश्चर्य सुनिए सर, बड़ी गजब की कहानी मतलब 243 में 60 का मतलब ये है, वो तो सिर्फ एक जाति के नेता है। तो निषाद क्या 25% है वहां? नहीं। और तो किस निषाद हिसाब से मांग समाज रहे हैं? तो अभी मैं कुछ शॉर्ट्स आपको भेज रहा हूं। तो आप 2-2.5% बताया गया है। आपके यहाँ तो जातीय जनगणना भी हो चुकी है, सबको पता है कौन कितना है, कितने पानी में। नहीं, कमाल की बात तो ये है कि उनके निषाद समाज, देखिए, मल्लाह परंपरागत रूप से भाजपा का वोटर है। एक जाति का नेता उग भी जाएगा तो बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। क्यों? वो कह रहा है मल्लाह समाज का नेता को, अपने आप को, कि मुकेश सहनी है हमारे नेता, गर्व है, लेकिन वो है राजद के साथ। मैं भी आपको कुछ ग्राउंड रिपोर्ट के वीडियोस, शॉर्ट्स भेजूंगा टीम जयपुर डायलॉग्स को, द अभिषेक तिवारी शो की तरफ से। उसमें आपको समझ में आ जाएगा। 3-4 बिंदु पे मैंने बहुत क्लियरली पूछा है लोगों से कि भाई तुम्हारा वोटर आईडी कार्ड है? बोलता है नहीं। हमारा वोटर आईडी कार्ड है भाई, हमारा कोई वोट चोरी नहीं हुआ। मैंने फिर अगले क्वेश्चन में पूछ लिया कि अच्छा ये बताओ कि सनातन धर्म को मिटा देना चाहिए? कह रहे हैं लोग इरेडिकेट सनातन धर्म। पलट के उसने तुरंत जवाब दिया, वो सब छोड़िए, कैलिफोर्निया, गांव का आदमी है सर, गांव, एक पता चल जाएगा वीडियो के बैकग्राउंड से, गांव का आदमी बैठा है, चौपाल पे बैठा है, बोला कैलिफोर्निया में जाके भारत को गाली देने से चुनाव नहीं जीत पाएंगे। जब तक ये रहेंगे राहुल गांधी तब तक कांग्रेस का पतन होता रहेगा। तो बिहार के गांव में बसे हुए वोटर का ये इंटेलेक्ट है।
मुकेश सहनी जहां जाना चाह रहे थे, उनको कोई समझाता कि ये 12 से अच्छा तुम 8 ले लेते एनडीए से, उस 8 में 7 हो सकता है तुम जीत भी जाते। ये 12 सीट में तुम शायद 1 या 2 जीत पाओ या वो भी ना जीतो। कहां चले थे डिप्टी सीएम बनने? कांग्रेस को क्या मिल रहा है ये तो बताइए। कांग्रेस को लगभग 55 सीटों पे फाइनल किया गया है और मान गई है। देखिए, सारा पॉलिटिक्स, सारा प्रेशर इसी चीज के लिए था कि भाई हमको ज्यादा डेंट ना लगे, ऐसा ना हो 40 पे रोक दे। लेकिन कांग्रेस एक चीज में, जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है, राजद से जीत गई है बार्गेन में। वेरी हार्ड बार्गेनर कांग्रेस। जो मलाईदार और सेफ सीटें हैं, ज्यादातर इस बार कांग्रेस लेके गई। सीमांचल की सीटें या रोहतास में भी जो फाइट लायक ठीक ठाक सीटें हैं, जिसपे महागठबंधन का पोजीशनिंग ठीक है, वो हद तो ये है कि मैं दर्शकों को बताऊं, अभी अपडेट करूं, आरा सीट इस बार कांग्रेस मांग रही है। और अगर आरा सीट कांग्रेस लड़ गई तो मुकाबला रोचक हो जाएगा। अब आप कहेंगे क्यों? आरा में चनवा का एक ब्राह्मण कैंडिडेट है कांग्रेस का, जो कह रहा है 4 बार से हार रहे हो तुम लोग, शर्म नहीं आती? बीच में एक आध बार वो स्प्लिट होने के कारण जीत जाते हो। और अगर चंदवा का ब्राह्मण कैंडिडेट कांग्रेस की तरफ से खड़ा हो गया तो भाई इस बार एनडीए को मुश्किल हो जाएगी आरा सीट। मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूं कि मैं ब्राह्मण हूं, मैं तो ब्राह्मण होने के बाद भी कुछ भी हो जाए, आंधी आ जाए, आप पर तो आरोप लगा है कि आप भूमिहार हैं। हाँ, वो उस तरह के आरोप भी लगते हैं। कान्यकुब्ज भूमिहार देखना पड़ेगा वो कहाँ, कौन से शास्त्र में है सब। देखिए, आरोप का तो चलिए वो सब लगता रहता है सर। लेकिन बड़ी बात ये है कि पूरा में जो ये है चंदवा का, वो कान्यकुब्ज ब्राह्मण का गढ़ है, वहां क्या सिचुएशन बदलेगा? क्योंकि सबके पास इतना विवेक नहीं है। मेरा खूंटा तो वहीं गड़ता है जहां भाजपा खड़ी होती है, लेकिन सबके साथ ऐसा नहीं है। वो मरते जीते भी 20% तोड़ लेगी, 30% तोड़ लेगी। और अगर 30% ब्राह्मण आरा में टूट गया तो कहानी लिख देगा वो आदमी। इसलिए मैं इस चीज से तो डरा हूं। शाहपुर वाले सीट में चले जाए बगल में, वहां एक अलग कंटेस्ट है। दर्शकों को समझाता हूं। एक ही परिवार के 2 लोग, विशेषर ओझा की भावह लगी, जो एक बार उनके कृपा से विधायिका बन गई। विशेषर ओझा जी की हत्या हो गई 2015 में, जब महागठबंधन की फ्रेश सरकार बनी थी आरा में। उनके बेटे राकेश ओझा, एक्चुअली में पूरे शाहाबाद में राकेश ओझा को लेकर के सेंटीमेंट है, पर भाजपा की शायद आला कमान भावह में ही अपना भविष्य ढूंढ रही है। ऐसा होगा तो आदमी फिर निर्दलीय खड़ा होगा और आप फिर हारेंगे। तो कुछ चीजें सेट करनी होगी एनडीए को। जो रिसर्च है वो अगर प्रॉपर नहीं रहेगा, जैसे करेगर सीट पे आप भूल जाइए इधर उधर का काम, चुपचाप आप वशिष्ठ नारायण को दे दीजिए टिकट, वो जीतेगा आदमी। इनसे एक गलती हुई। रोहतास में एक बहुत प्रसिद्ध सीट है और वो सीट ब्रजकिशोर बिंद भाजपा के वो नेता है। जब भाजपा दलित ओबीसी में लिटरली अनटचेबल मानी जाती थी, तब से इस आदमी ने सींचा, पाला, पोसा। बीएसपी से चुनाव जीते हुए जमा खान जेडीयू में शामिल हो गए। समीकरण कैसे बदलते हैं लोकल चुनाव में, दर्शकों को एक्सप्लेन कर रहा हूं। बीएसपी से आकर के जमा खान आ गए जेडीयू में। अब वो सीट कह रही है जेडीयू की हमको चाहिए क्योंकि हमारा विनिंग कैंडिडेट है। अब ब्रजकिशोर बिंद चले गए आरजेडी में। अब आरजेडी में चले गए तो वो सीट 1 लाख, वो आदमी उसको वोट लेके आएगा, वो कम से कम 1 लाख वोट लेके आएगा। तो ये जो स्थितियां हैं, चैनपुर सीट की मैं बात कर रहा हूं, ये ठीक नहीं है। इसको थोड़ा सेट करना पड़ेगा। अब आपको कहीं से बिंद समाज का एक कैंडिडेट लाना होगा,
तो आप भभुआ वाले भरत बिंद को लेकर के आएंगे, पर वो फाइट नहीं दे पाएगा। मैं अभी से चैनपुर सीट का रिजल्ट घोषित कर दे रहा हूं, बीजेपी हार गई है वो सीट। तो आप अपनी गलतियों से, मुझे कभी कभी लगता है कि फीडबैक कमेटी में ठीक है, आप सबको लाइए, महाराष्ट्र से लेकर आइए, बंगाल से लेकर आइए, ताकि वो निष्पक्ष रहे। लेकिन बिहार के जो पर्यवेक्षक बने, उनके भी फीडबैक को सुनना और समझना पड़ेगा, वरना बिहार है, बिहार में बहुत बहुत दिक्कत है। नहीं तो मैं तो अब आप तो डिटेल्स में चले गए। मैं तो आपको ये पूछ रहा था कि साहब की बाकी जो टिकट डिस्ट्रीब्यूशन है उसका क्या हाल है? कम्युनिस्ट पार्टी कितना मांग रही है? नहीं, कम्युनिस्ट पार्टी जितने पे पिछली बार लड़ी थी उतने पे उनको सेट किया गया है। एक्चुअली देखिए, 12 सीटें कहा गया कि आप कम करो, कम्युनिस्ट पार्टियों का तो पिछली बार तो 28 पे लड़ी थी। हाँ, तो इस बार भी वही है, इस बार भी वही है। तो आप कह रहे हैं कि आरजेडी ज्यादा लड़ेगी पिछली बार से? नहीं, आरजेडी भी के भी कम हुए हैं, आरजेडी का भी सीट कम हुआ है। वही 15-16 सीट पे जो बार्गेन हो रहा है, उसी चीज को लेकर के हो रहा है। क्योंकि एक कैंडिडेट और है जिसके बारे में हमने चर्चा नहीं की, वो है रामविलास पासवान के चाचा जी, जिनको 6 सीटें देनी है। पारस जी। हाँ। तो जिनके लिए 6 सीटों का त्याग करना है, क्योंकि उनमें से एक को नहीं जीतेंगे वो। अब वो हमारी आपकी थोड़ी ना गलती है। किसी नेता को अगर भ्रम हो ही रहा है कि वो भाई पूरे पैन बिहार का नेता, देखिए सर, बुरा लग सकता है भाजपा वालों को भी, पैन बिहार का 2 ही नेता है जिसकी एक्सेप्टेबिलिटी जो है वो पूरे बिहार में है। एक लालू प्रसाद यादव और दूसरे नीतीश कुमार। नीतीश कुमार। मैं महुआ सीट पर गया था, मैंने यादवों से पूछा किसको वोट बोले, मैं तेज प्रताप यादव को। मैंने बोला उनको तो घर से निकाल दिया गया। बोला कोई बात नहीं, वो नेता है, उसने हमारे लिए हॉस्पिटल बनवाया। अब राजद को नुकसान है वहां पर, महुआ सीट, महुआ जैसी कंफर्म सीट है। और तेज प्रताप यादव शुरू हुए थे 40 सीट से, अब कह रहे हैं 100 सीटों पर अपने कैंडिडेट लड़ाएंगे। बैकिंग टीम से निवेदन है, अगर संभव होगा तो वो मुजफ्फरपुर की अभी एक रैली का तेज प्रताप यादव का वीडियो फुटेज ना मिले तो कम से कम उसके फुटेज फोटोग्राफ होंगे। पीक बारिश में सर, मैं आपको इसलिए बता रहा हूं, ये न्यूज सुनने लायक है, समझने लायक है। पल्स, पीक बरसात में अभी 5 अक्टूबर की बात है, बहुत भयंकर बारिश हो रही थी 2 घंटे से, और उस टेंट में लगभग 8000 लोग तेज प्रताप यादव को सुनने के लिए खड़े हुए थे। और तेज प्रताप यादव बोल रहा था अपने कैंडिडेट के समर्थन में। कांग्रेस के अध्यक्ष खड़गे साहब बक्सर की रैली में 100 लोग भी नहीं थे तो बोले खड़े होकर के, जिसको कुर्सी छोड़ के जाना है तो जाओ, यहां 5 लोग भी रहते तो मैं भाषण देता हूं। ये कंपैरिजन नहीं कर रहा हूं, ये 2 नेताओं की अलग अलग टाइम फ्रेम या अलग अलग क्षेत्र में जो हैसियत बदलती है उस पर बात कर रहा हूं। खड़गे साहब बड़े नेता होंगे कर्नाटका में, बिहार में 5 लोग नहीं सुनेंगे। तेज प्रताप नेता है, वो किसी भी सीट पे 1000, 2000, 3000 सीटों का वोटों का वो डेंट करेगा। इसका सॉल्यूशन क्या है महागठबंधन के पास? प्रशांत किशोर ने 51 सीटें डिक्लेयर की, उसका विश्लेषण करें। 51 सीटें डिक्लेयर की, और 51 सीट पे आप देख रहे हैं कि वर्ल्ड वार 3 टाइप का बना मचा हुआ है। मुझे लगता है डोनाल्ड ट्रंप को आना चाहिए, और एक अभी भी अब संभावना तो नहीं बची, लेकिन फिर भी पीस प्राइज के लिए अगर वो चाहते हैं अगली बार नॉमिनेशन कम से कम हो। वो तो अगली बार तो अब क्या करेंगे, अभी तो इस बार तो हार गए। हाँ, हार गए तो क्या पता अगली बार के लिए ट्राई करें हम। तो पहले जो जनसुराज के अंदर झगड़ा मचा है, वो जो इंडिया पाकिस्तान सा हालात मचा हुआ है, वहां आपको सीज फायर कराना होगा। विल डू लॉट ऑफ बिजनेस, लॉट ऑफ ट्रेड। लेकिन मैं तो देख रहा हूँ कि जो समीकरण उन्होंने बनाए हैं, उस समीकरण में साहब
आपके सवर्णों को तो सिर्फ 8 टिकट दिए हैं उन्होंने 51 में से। तो इसमें बाकी सरप्राइज 17 अति पिछड़ा, 11 पिछड़ा, 8 मुसलमान, तो ये तो समीकरण एनडीए को तो डैमेज ना करेगा। नहीं, मैं एक और बात पूछना चाहता हूँ, किसी को प्रशांत किशोर की पहली रैली याद है? इसमें सरप्राइज की क्यों क्या बात है? उन्होंने तो कहा था जिसकी जितनी हिस्सेदारी है उसके हिसाब से हम भागीदारी देंगे। 19% मुसलमानों को टिकट देने जा रहा है, ये जयपुर डायलॉग्स के मंच पर मैंने कई बार बोला है। अब लोग सरप्राइज हो रहे हैं। उन्होंने इसका मतलब जयपुर डायलॉग्स का वो शो नहीं देखा, और ये तो गलत बात है। सरप्राइज होने की आवश्यकता ही नहीं थी। उसने बोला था वो 40 से 45 मुसलमानों को टिकट देगा, और वो देगा। वो यही नहीं, वो यादवों को भी उतना ही उसी हिसाब से टिकट देगा। तो सवर्ण 14% है, उस हिसाब से टिकट लेंगे, बंटवारा होगा। बाकी खेल बिहार में सर, आप प्रशांत किशोर हो, रोजगार की बात कीजिए, आप सचिन तेंदुलकर हो, विनोद कांबली हो, आप आरेचकर हो, बिहार में राजनीति करने आइएगा। मान लीजिए क्रिकेटर लोग भी आते हैं ना राजनीति करने, शाहरुख खान हो, बिहार में राजनीति करने आइएगा, तो आपको खेलना जात वाले पिच पे ही है। इस पिच पे जात के अलावे कुछ नहीं है इस ट्रैक पर। तो आपको समीकरण, सीटों का समीकरण, तालमेल यही बिठाना पड़ेगा। आइएगा फाइनली जात पर। रैलियों में आप बात करेंगे कि रोजगार देंगे, विकास करेंगे, फैक्ट्री लगाएंगे, वो तो लालू भी करते हैं, वो तो नीतीश भी करते हैं, वो तो सभी करते हैं, लेकिन करके किसने दिखाया? करके नरेंद्र मोदी ने दिखाया। बिहार में जारा की फैक्ट्री आई, बिहार में वैन हुसैन आया, बिहार में ब्रिटेनिया आई। लोग कह रहे हैं कि टेक्सटाइल पार्क क्यों नहीं दिया? रातों रात टेक्सटाइल पार्क नहीं मिलता है, पहले कुछ कंपनियों का सेटअप बनाया जाता है। बिहार को टेक्सटाइल मिनिस्ट्री मिला है, धैर्य रखे लोग। नरेंद्र मोदी ही वो रोजगार प्रोवाइड कर सकते हैं, उन्हीं के पास वो विजन है। बाकी तेजस्वी यादव के पास और राहुल गांधी के पास विजन वो तो कम से कम नहीं है। बड़ा मुश्किल है साहब, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है नहीं, आपका नहीं, विचार। कॉम्प्लिकेटेड होता सर, कॉम्प्लिकेटेड होता। आई बिलीव कि राहुल गांधी को पर्सनली नरेंद्र मोदी जी फोन करके थैंक यू बोले, क्योंकि मुकाबला तो कड़ा था। आज देखिए तेजस्वी यादव ने परसों न्यूज दिया तो बीजेपी ट्वीट करने लगी ना कि हर घर बिहारी को कैसे नौकरी देंगे। ये मतलब नहीं है। अब आप ट्वीट करते रहिए। वो बयान देकर के चला गया कि हर घर को नौकरी देंगे, सरकारी नौकरी। उसका प्रभाव राजनीतिक रूप से 1% भी पड़ा तो पड़ा। ये होता है राजनीतिक बयान। वोट चोरी कोई राजनीतिक बयान नहीं था, और उससे नफा नुकसान भी नहीं होना था। लेकिन वोट तो चोरी के उस 15 दिन के आंदोलन ने मेक श्योर किया कि बिहार के वोटर वापस वहीं जाए जहां से खड़े हुए थे। और नीतीश कुमार के पास करने को 15 दिन में बहुत कुछ टाइम मिल गया। तो अभी भी अगर भाजपा वालों को भ्रम है कि उनके सबसे बड़े स्टार प्रचारक नरेंद्र मोदी हैं, तो आई एम सॉरी, सबसे बड़े स्टार प्रचारक तो राहुल गांधी ही हैं। मोदी जी अभी भी नंबर 2 पर हैं। तो अब आइए, जो दूसरा एक ज्वलंत प्रश्न खड़ा हुआ था, जिसको बड़ी तरीके से हमारे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता जी ने आगे खिसका दिया, और वो चल रहा था मध्य प्रदेश का जो रिजर्वेशन वाला जो इशू था, और जिसको लेके साहब थोड़ा जो आपका जो चल रहा था राकेश किशोर और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वाला इशू, अनिल मिश्रा जी वाला इशू, अजीत भारती, अनुपम सिंह और कौशलेश राय पर एफआईआर वाले इशू, ज़रा इनके ऊपर तबादला ख्याल कर लिया जाए। अब आप ये बताएं कि आपकी अजीत भारती की एफआईआर का क्या हुआ? नहीं, अजीत भारती के ऊपर SC/ST एक्ट पे एफआईआर हुआ है, पंजाब ने किया है। अब कानूनी मामलों के तो जानकार आप हैं सर। लेकिन मैं विडंबना के ऊपर बात करता हूं, जो रवीश कुमार विडंबना की बात करते हैं, उस विडंबना। जूता किसने फेंका सर? हिंदू हैं, दलित ने, हिंदू दलित ने। हिंदू दलित ने। किसके ऊपर फेंका सर? बौद्ध दलित के ऊपर।
इसमें इस पूरे टाइम फ्रेम में अजीत भारती है कहीं? इसमें अजीत नहीं, भारती कहीं नहीं है। इसमें तो नहीं है, कमाल की उसके बात है, बाद आए। जूता फेंका एक दलित हिंदू ने, वो आहत थे अपने भगवान विष्णु के अपमान पर। और एससी एसटी एक्ट किस पे हो रहा है? कौशलेश भाई पर हो रहा है, अजीत भाई पर हो रहा है, अनुपम भाई पर हो रहा है, पंजाब पुलिस के द्वारा। अच्छा, केस कहां हुआ सर? दिल्ली में। केस दिल्ली का है, घटना दिल्ली की है, अजीत भाई नोएडा में है, केस हो रहा है वहां पे। अच्छा, चलिए, संवैधानिक तो पद पे भाई बैठे जहां हुए, दुख हुआ ना वहां होता है केस आजकल। तो दुख विशेष स्थान पर होगा तो वहां भी एफआईआर होगा। वो विशेष स्थान जिस जुरिस्डिक्शन में होगा वहां हो जाएगा। अच्छा, ठीक। चलिए, एक और इंटरेस्टिंग कहानी हम। जनरैल सिंह तो, क्योंकि हम लोग मान के चलते हैं, मैं भी 2014 के पहले की पैदाइश हूं, आप भी हैं, ये ध्रुव राठी, रवीश कुमार, ये लोग 2014 के बाद की पैदाइश हैं संभवतः, इसलिए इनको याद नहीं रहता। जनरैल सिंह नाम का एक पत्रकार के भेष में आदमी आता है और संवैधानिक पद पे बैठे एक ब्राह्मण पी चिदम्बरम को जूता फेंक के मारता है। मारा था या नहीं मारा था? उसको आम आदमी पार्टी ने लोकसभा का टिकट दे दिया सर। देखिए सर, जूता फेंकना कोई हिंसक घटना नहीं है। जूता फेंकना प्रतिकार का सिंबोलिज्म है कि मैं उस बैठे हुए सत्ता के केंद्र पर, शीर्ष स्थान पर बैठे हुए आदमी से इत्तेफाक नहीं रखता हूं, उससे रायशुमारी मेरी नहीं है, मैं नहीं झुकूंगा। एक एक उदाहरण और याद दिला देते हैं दर्शकों को। एक बहुत बड़े यूएस में राष्ट्रपति हुए जॉर्ज बुश, उनको मुंतहर अल जैदी, जो कि बगदाद के थे, उस पत्रकार ने जूता, एक नहीं 2 बार जूता फेंका। पहला फेंका तो डक किए, दूसरा फेंका तो फिर डक किए, लेकिन दोनों जूते फेंके। भारत का 99.999% मुसलमान जॉर्ज बुश के ऊपर जिस मुस्लिम पत्रकार ने जूता फेंका, उसको दिल में बसाया, उसको हीरो बनाया। नहीं, मैं गलत नहीं कह रहा हूं, पर हीरो क्यों बनाया था संजय सर? किस लिए बनाया हीरो? कोई कारण रहा होगा। हाँ, वो तो एक रेजिस्टेंस का वो था आपका सिंबल। ठीक, ये 2 घटनाएं जूता फेंकने की होगी। अब एक घटना कंगना रनौत के ऊपर थप्पड़ मारा। ये जो सारे स्खलित हो रहे ट्विटर हैंडल वाले, ये और ये आम आदमी पार्टी वाले, इन्होंने सेलिब्रेट किया था सर, किया था या नहीं किया था? लेकिन इस मामले की गंभीरता को समझे, ये 2 तो अलग कहानी है। उस महिला कांस्टेबल का दायित्व था एयरपोर्ट पर पैसेंजर का सुरक्षा करना, और अगर वो इस प्रकार की हरकत करने लगे, उसके हाथ में बंदूक होता तो क्या होता? तो क्या होता? लेकिन इन्होंने सेलिब्रेट किया। ये ऐसे ही हिपोक्रेट लोग हैं। इन्होंने माओ के ऊपर पार्टी बनाई भारत के डेमोक्रेटिक कल्चर में। भाई, माओ डेमोक्रेसी का घाघ विरोधी, धुर विरोधी, लेनिन डेमोक्रेसी का विरोधी, स्टालिन डेमोक्रेसी का विरोधी। लेकिन लेनिनवाद यहां पढ़ाया जाएगा और कहा जाएगा कि भाई डेमोक्रेसी में माओ की, लेनिन की कोई जगह नहीं बनती, नहीं बनती। इन्होंने, इनके द्वारा हत्याओं को सेलिब्रेट किया, गांधीयंस विथ गन। और अजीत भारती ने सिर्फ इतना बोला कि यह दिन तो आना ही था। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, न्यायपालिका पर इस देश के लोगों का विश्वास उठ चुका है। जब आप सिर्फ, अरे भाई, और तो छोड़ो, वो जस्टिस मार्कंडे काटजू ने लेख लिख दिया पूरा कल और ट्वीट कर दिया। मैं आ रहा था वहां पे, लेकिन आश्चर्य की बात है, उन्होंने जो बात कही उसके ऊपर किसी भी बुद्धिजीवी ने या बुद्धूजीवी ने कोट करके
इतनी हिम्मत नहीं की कि हाँ तुम गलत बोल रहे। तो मेरा प्रश्न तो वही है मूल। नहीं, वो आपके वो प्रोफेसर दिलीप मंडल ने भी कुछ नहीं कहा। वैसे मैं थोड़ा सा दिलीप मंडल के बारे में जानना चाहता हूँ, ये प्रोफेसर कैसे बने? जहाँ तक मुझे ध्यान है, किसी भी यूनिवर्सिटी ने, किसी भी आधिकारिक प्रतिष्ठान ने तो इनको प्रोफेसर बनाया नहीं, एक चीज। और ये मंडल और बंडल जो है, ये तो आपके बिहार के, ओबीसी बिहार ने जो आपका जो ओबीसी का निजाम बनाया साहब, के जिसमें जो है वैश्य वर्ग को भी आपने ओबीसी बना दिया। बिल्कुल कतिपय ब्राह्मणों को भी बना दिया आप लोगों ने, तो मैंने सुना। गोस्वामी तुलसीदास जी यदि आज जीवित होते तो वो भी ओबीसी होते। बिहार में गोस्वामी ब्राह्मण आते ही हैं ओबीसी में। तो उत्तर प्रदेश में भी आते हैं। बिल्कुल। तो ये जो समस्या जो पैदा हुई है ना, ये जो फर्जी किस्म के ओबीसी है, इनके द्वारा पैदा हुई। ये देखिए सर, जो असली ओबीसी है ना, जो वास्तव में पिछड़े हैं, उनकी तरफ से आप किसी प्रकार का वो नहीं देख रहे हैं कि साहब की वो कोई हंगामा, कोई गाली जो गुफ्तार, भी कोई बकवास, कोई भगवान ये, विष्णु कोई वो, ये सारी चीजें जो है, ये दिलीप मंडल टाइप के जो फर्जी ओबीसी है ना, इनकी तरफ से आ रही। जो भी भगवान विष्णु को पूजता है, मानता है, वो कभी भी जो देखिए सर, आश्चर्य की बात है, न्यायपालिका में सीजीआई के पोस्ट पर व्यक्ति जो बैठे हुए हैं, उनके लिए टर्म यूज हो रहा है कि दलित है, ब्राह्मण है, ओबीसी है। नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ माय लॉर्ड है। लेकिन शुरू किसने किया? ऑक्सफोर्ड में पहुंचे, बोला गरीब दलित का बेटा। कमाल की बात कर रहे हैं। अगर आपके पिताजी इतने बड़े कांग्रेसी नेता, जज, राज्यसभा मेंबर, सब कुछ होकर के भी अगर आप दलित ही अपने आप को मानेंगे तो कैसे चलेगा? फिर उनको याद आया कि नहीं, इसमें तो खेल जाएंगे लोग, तो फिर उनको याद आया तो उन्होंने कहा बौद्ध। अब आपने दलित, चूंकि हिंदू की जाति व्यवस्था छोड़ दी, अब आप हुए बौद्ध, और फिर भी आप दलित रह गए। ये तो आश्चर्य की बात है। तो ये मुझे लगता है कि जाति के ऊपर बात है ही नहीं। आप बताइए, ये वही लोग हैं जिन्होंने शर्जील इमाम और उमर खालिद को बेल नहीं मिलने पर इस देश के जज के लिए क्या क्या ना कहा, और सुप्रीम कोर्ट के लिए क्या क्या नहीं उपमाएं दी हैं। तब तो किसी ने नहीं कहा, जज की जाति होने के कारण। और खुद दिलीप मंडल जी ने न्यायपालिका को ब्राह्मणवादी व्यवस्था करार दिया है, ब्राह्मणों का टीम करार दिया था। उनके पुराने ट्वीट्स आप लोग ढूंढ सकते हैं। तो ये अपने हिसाब से सही हो जाना, माई डिसेंट इज बेटर देन योर डिसेंट वाला जो एक थ्योरी है इनकी, क्योंकि मैं तो वामपंथी और इस्लामिस्ट को बहुत क्लोज से समझ गया हूं, मेरा तो शत्रु बोध क्लियर है। जैसे जयपुर डायलॉग्स में इस बार होने वाला है नवंबर के 7, 8, 9 नंबर, तो मेरा जैसे क्लियर है वैसे क्लियर होना चाहिए लोगों का। शत्रु हमेशा साधु का भेष धर के आएगा आपके सामने। क्यों? इसका एक लॉजिकल कारण है सर। साधु के भेष में जब शत्रु आएगा ना, आप धोखा खाएंगे, चाहे वो रावण हो या काल ने भी साधु का भेष धर के आए थे। और साधु के भेष में धोखा देना सबसे आसान काम है। चलिए एक और कहानी, खड़क सिंह, डाकू खड़क सिंह साधु का भेष ही धर के आया था और भारती बाबा को धोखा देके घोड़ा छीन के लेके गया। ये तीनों घटनाएं क्या प्रदर्शित करती है कि घूम फिर के सत्ता के लोभ के लिए साधु का भेष धर के जो आए हैं, जो प्रवेश पाए हैं भाजपा में भी बहुत सारे लोग, वो असल में कालनेमी है। बहुत ज्यादा स्खलित होने की आवश्यकता नहीं, अचानक से उनको बहुत सारे लोगों को हीरो बनाया जाता है। हीरो आपके वो हैं जिन्होंने आपके भाजपा को खून से सींचा। 2014 के पहले भाजपा की सभाओं में जो 30 लोग जाते थे वो आपके हीरो हैं। 2014 के जीत के बाद 50 लोग हो गए, वो जो 20 लोग बाहर से आए वो आगे हो गए, और वो 30 लोग बहुत पीछे। 2017 यूपी के जीत के बाद 800 लोग हो गए सभाओं में, वो 30 लोग बहुत पीछे कहीं कोने में खड़े हो गए। आज रैलियों में लाखों की भीड़ है, मगर वो 30 लोग जिन्होंने सींचा
पार्टी को बड़ा बनाया, आगे बढ़ाया। मैं बार बार विनय कटियार जी का अपने जीवन में उदाहरण देता हूं। जब ये मायावती जी सारा खेल कर रही थी और यूपी में बीजेपी कहीं नहीं थी, तब उन्होंने भगवान के अपमान और इन सब को मुद्दे को आगे उठाया और मायावती जी को अपना लाइन चेंज करना पड़ा। हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है। तो विनय कटियार जी तो 70 साल के भी नहीं हुए, फिर उनको राजनीतिक रूप से क्यों हाशिए पर डाला? ये कुछ कभी कभी मैं चुभते हुए प्रश्न इसलिए पूछता हूं क्योंकि मैं नहीं चाहता कि भाजपा पूरी तरह से कांग्रेस बन ही जाए। आज जिन प्रकार के एक्ट का दुरुपयोग हो रहा है, 2018 में आपने उस ड्रैकोनियन एक्ट को और अरे बड़ा बड़े गर्व के साथ कहा था कि हमने संख्या 22 से बढ़ाकर 47 कर दी है। अब क्या कहा जाए? तो वो जो समीकरण बदल रहा है, इस समीकरण में एक समय आएगा, क्योंकि सप्रेशन किसी भी चीज में, आप मुसलमानों के द्वारा सप्रेस किए गए, सवर्ण समाज के लोग खड़े हो बोला ना कांग्रेस को त्याग देंगे, त्याग दिया, कांग्रेस खत्म हो गई। विचार और मंचों पर विचार गोष्ठी ये अभी भी सवर्ण समाज के लोग ही ज्यादा करते हैं। मैं किसी को कम नहीं कर रहा या ज्यादा, मैंने कहा अधिकांश। और नैरेटिव का खेल वो भी वही रचते हैं। अब ये जो अंबेडकर जी को बड़ा बनाते 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 इतना विशाल बना दिया कि हमारे ब्रह्मा विष्णु महेश को कोई गाली दे और ये कहा जाए कि तुम अगर गाली नहीं सुनोगे तुम पे SC/ST एक्ट लगा देंगे, तब क्या होगा? तब कोई वही किशोर जी आएंगे, स्वयं दलित समाज से ही आएंगे, लेकिन वो इस बात को समझेंगे कि नहीं ये गलत हो रहा है, और ऐसे हजारों किशोर जी खड़े होंगे। यही बात तो अजीत भारती के कहने का तात्पर्य था, जो मैं सरल शब्दों में कह रहा हूं। मेरा मानना है कि, और कौशलेश भाई ने तो जो बात कही थी वो सार्वभौम सत्य है, जिसके ऊपर उसने कहा था कि गोडसे बनना तो आपके बस की बात नहीं, आप गांधी तो बनो, गांधी सा प्रतिकार लेकर के आओ। गांधी होते तो क्या होते? किसी भी चीज के विरोध के लिए वो अनशन पे चले जाते, थूक देते, दीवार पे ये कर देते, क्या सजा होती उसकी? इसको जिस प्रकार से आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट ले गया गया, आई बिलीव कि गांधी जी में तो 1 2 3 4 कमियां आप निकाल सकते हैं, और जिसके कारण हमने बहुत बड़ा बनाया है। अंबेडकर जी पर कमियों का चैप्टर खुलना जिस दिन चालू हुआ ना, गांधी जी से ज्यादा बुरे हाल में। ये तो जो ऐसे जबरदस्ती का जो एग्रेशन ये आपके अम्बेडकर वादियों ने किया, ये उसका परिणाम है। अगर संयत रहते तो किसी को कोई दिक्कत नहीं थी। सब नहीं, लोगों ने मायावती जी ने, सॉरी कंप्लीट कर लीजिए सर। नहीं तो जिस तरह की हरकतें इन्होंने शुरू की, तो उसकी तो प्रतिक्रिया होगी ना। वही वाली बात है कि साहब की अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप, अति का भला न बोलना, और अति की भली न चूप। तो जब अति प्रतिक्रिया होगी होगी। तो प्रतिक्रिया होगी। ये अति हो गई है जो कुछ की इसीलिए इधर, जो इस तरह से किया। और खास तौर से ये भारतीय जनता पार्टी को सोचना चाहिए कि ये दिलीप मंडल जैसे जातिवादी इन्होंने जो अंदर बैठा रखे हैं, और जो है वो बैठ के वहां पे ये साहब के हिंदू धर्म को ही कह रहा, क्या क्या हे भावना आहत हिंदुओं, इस तरह की जो बातें कर रहे हैं। तो ये तो सीधे सीधे जो है अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने का काम कर रहे हैं। दूसरे जो मोहन यादव कर रहे हैं। और मजे की बात यह है कि अनिल मिश्रा जी जो है ना, उन्होंने साहब बड़ा जबरदस्त स्टैंड लिया, कहा कि भाई मैं तो भगत सिंह की तरह सब जगह जाके पोल खोलूंगा और डरे रिकॉर्ड पे हुए हैं लोग, लाऊंगा, और ये चीजें रिकॉर्ड पे लाऊंगा। जितनी FIR कराओगे उतना ज्यादा चीजें रिकॉर्ड पे आएंगी। डरे हुए हैं लोग सर, डरे हुए। कल की एक मजेदार कहानी सुनाता हूँ। ये डरे हुए लोग गए कांग्रेस के पास। अब जो कांग्रेस कमेटी है उसके जरा टॉप के 5-10 नाम आप पढ़ लीजिए, मिश्रा, तिवारी, सिंह, शर्मा। मध्य प्रदेश में तो कांग्रेस पूरी कमेटी जो है कोर कमेटी वो सवर्णों की है। वहां से कांग्रेसियों ने धुतकार के भाग दिया, भाग यहां से, मिश्रा जी के खिलाफ बना।
तो अब आप देखिए कहां फंसे हैं। जिस स्टेट में आप 29 सीटें जीते, 160 विधायक लेकर के आए, अगर ये चीज बदल जाती है, क्योंकि सवर्ण समाज मध्य प्रदेश में काफी ज्यादा है, 21% से ऊपर है, ये चीज बदल जाती है और 50% उधर स्विंग करता है, तो वो केवल मेजॉरिटी में नहीं आएगी, लोकसभा में भी सीटों का खेल बदलेगा, सिर्फ उतना नहीं होगा, आप बाहर होंगे, और उस स्टेट में जहां पर हर चौथा व्यक्ति संघी है। तो ये आपने वो गड्ढा स्वयं खोदा है। दरअसल भाजपा को ये जो दलित शब्द है, अंबेडकर शब्द है, इससे फोबिया है। वो अपने आप को अंबेडकराइट से भी बड़ा अंबेडकराइट साबित करने के लिए एक्सट्रीम तक जा वो चुके हैं। तो एक ज़माने में वो तो कांग्रेस से बड़ा सेक्युलर भी अपने आप को साबित करना चाहते थे। हाँ, तो आप देखिए कि आडवाणी जी गए जिन्ना के मजार पर और जिन्ना वाज अ सेकुलर बोला, और रिजल्ट देख लीजिए 2009। इतने सरकार तो 2009 में ही चली जानी थी कांग्रेस की। ये तो इनकी नीतियों पे है कि भाई जिसको नेता चुनना चाहते हैं वो खुद ही नेता इस काबिल नहीं है। योगी जी का विरोध क्यों होता है? योगी जी के विरोध का क्या कारण है? एक एक जबरदस्त बात बताता हूं। होली में कुछ शेड्यूल कास्ट के लोगों ने फर्जी SC ST एक्ट राजपूतों पे लगाया। मायावती जी वहां गई और एक स्पीच दिया, आइकॉनिक स्पीच है, बहुत वायरल होता है, लेकिन लोगों को ये पता नहीं कि कब का है। उन्होंने कहा, रहते इसी गांव में हो सब, अपने राजनीति के चक्कर में गांव वालों से दुश्मनी और एक दूसरे के प्रति ये भाव ठीक नहीं है। अगले दिन सारे केस विड्रॉ हो गए। ये मायावती का इंपैक्ट है। मायावती ने परसों जो किया, एंड राजनीतिक चीजें बदल जाएंगी। और जिस प्रकार से आज आजम खान का स्पीच आया है, जो ANI को उन्होंने इंटरव्यू दिया, मैं एक और समीकरण दे रहा हूं, दर्शक जरा सोचे। ब्राह्मणों से जरा बताएं, की जरा मैंने नाराजगी नहीं होने सुना लगी वो है। इंटरव्यू, क्या बोला आजम खान ने? आजम खान ने भूरी भूरी प्रशंसा की है मायावती जी की, काशीराम जी की, और उस सभा के बारे में भी। नहीं, वो सभा में तो मायावती ने बहुत ही संयत कहा है, और एक मजे की बात है साहब कि वो जो अंबेडकर पार्क है, उसमें आपको तिल रखने की जगह नहीं दिख रही है। वो जो अंबेडकर पार्क पूरा भर जाता है ना, तो 10 लाख से ऊपर लोग होते हैं उसमें। हाँ, बिल्कुल। यही तो मैं एक बात हमेशा कहता हूं कि अच्छा, वो कोई जो है इस बार, जैसे पहले कराया जाता था ना, जब मायावती पावर में थी या पावरफुल थी, 9 वर्ष से तो वो इनएक्टिव सी हैं। वो उस समय जब वो मायावती आह्वान करती थी, तो गाड़ियाँ-वाड़ियाँ भी लगाई जाती थी, ट्रेन्स चलती थी, वो सब होता था। कुछ भी नहीं किया, केवल एक आह्वान किया, केवल एक आह्वान किया। ना कोई संसाधन लगाए, ना कुछ भी नहीं। कोई ना कोई आपके आलू पूड़ी का इंतज़ाम किया, ना कोई आपके जो है वो लंच लंच पैकेट बनवाए, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। उसके बाद यार, ये बीजेपी और सीधे-सीधे जो है वो आपके भीम आर्मी टाइप के लोगों के बारे में बोल भी दिया मंच से। हाँ, हाँ, सीधा बोला, और बहुत सटल ढंग से ये समझा दिया कि देखिए योगी जी की राजनीति कितनी अच्छी और कितनी अलग है, और हमारे वैचारिक मतभेद हैं, लेकिन फिर भी आप सबके काम हो रहे हैं, ये बड़ी बात है और हम सबका ध्यान रखा जाता है। बीएसपी उस फेनिक मछली की तरह है जो वो करके जल सकती है कभी भी, और 2027 के बाद तो वही रहेगी। लेकिन एक समीकरण में, जो ये अम्बेडकराइट इस पूरे प्रोसेस में इतना कुछ हो गया है, बीजेपी लगातार ये कर ही रही है। मायावती में है वो बीजेपी कंट्रोल, अपने लिए गड्ढा खोद रही है और कुछ नहीं कर रही। मायावती में वो कंट्रोल का पावर है। अगर यूपी का 12% में से 4% ब्राह्मण उधर शिफ्ट हुआ, और हालात जो बन रहे हैं आजम खान जैसे लोगों के कारण, या भविष्य में एक जो सेटअप मुझे दिख रहा है, 8-9% मुस्लिम इधर शिफ्ट हो गया, तो भैया यूपी का पूरा गणित बदल जाना है। वो 2027 में होता नहीं दिख रहा है, लेकिन 2031 में नहीं होगा, इस बात की गारंटी नहीं ले सकता। 32 में इस बात की गारंटी अभी नहीं ली जा सकती। और समाजवादी पार्टी का तो पतन हो जाना है 2027 में, कहानी खत्म हो जानी है।
तो सांसद लेकर के खाली घूमेंगे, विधायक इस बार उनके बड़े बुरे हाल में होने वाले हैं। मायावती ने जो एक बात कही ना, जिस कारण से पूरा इंटायर कांग्रेस और ये बौखलाया हुआ है कि हमको 2021 के 17 के पोजीशन पे पहुंचना, 21% वोट शेयर वाला। अब आप कल्पना कीजिए कि ये गणित अगर उन्होंने पूरा कर लिया ना, तो भैया फिर तो जय 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 जय, फिर कांग्रेस 7 और 10 के आसपास दिखनी है और समाजवादी 50-60 के आसपास दिखनी है। राजनीतिक समीकरण उत्तर प्रदेश में, राजनीतिक हवा बदल रही है। ये ना भूले कि बहुत दिनों से एक ब्लेम लगता रहा है योगी जी पर। मैं ये नहीं कह रहा कि वो ब्लेम सही है, मैं ये कह रहा हूं कि सतीश चंद्र मिश्रा और उनकी आईटी सेल जो करेगी आने वाले समय चुनाव में, इसमें कोई संदेह नहीं है कि ब्राह्मण को वो तोड़ सकते हैं। वही एक नेता है जो तोड़ सकता है, और बाकी होगा भाजपा की अपनी गलतियों के कारण। जो हिंदुओं का सबसे बड़ा उत्तर प्रदेश में कम्युनिटी है, उसमें अगर सेंध लगनी शुरू हो गई ना, बहुत बुरा होगा। और मैं योगी जी के प्रति कोई रिस्क नहीं लेना चाहता, क्योंकि योगी जी बहुत आवश्यक है 2027 के लिए। तो ये लड़ाई हम जैसे सवर्ण के लिए, ब्राह्मण के लिए, क्योंकि मुझ पे तो जातिवाद का इल्जाम है नहीं, लेकिन फिर भी कुछ लोगों ने पिछले कुछ दिनों में लगाया है, बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। ब्राह्मण गाली दे रहे हैं कि तुम कुल के साथ समझौता कर रहे हो अभिषेक तिवारी। देखो, कैसे कुल के साथ 75% कर दिया। ब्राह्मण कुल के साथ समझौता कर रहे हो अभिषेक तिवारी, 75% कर दिया मध्य प्रदेश में। मैंने बोला विरोध है मोहन यादव का, लेकिन जो मेरी संपत्ति भी बांट दे उसको मैं नहीं लाऊंगा, क्योंकि मैं वैचारिक रूप से अपने दुश्मन को आइडेंटिफाई कर चुका हूं। भाजपा को हम सुधार लेंगे, समझा लेंगे। वो क्या है, वो यू टर्न के पोजीशन पे है, वो यू टर्न आ जाएगा। देखिए अभी हम लोगों ने इतनी गाली दी, आप बताइए दर्शकों को, आज सुप्रीम कोर्ट में कल क्या हुआ, सॉलिसिटर जनरल जी ने क्या किया? सॉलिसिटर जनरल 8 तारीख को मुकदमा लगा था फाइनल हियरिंग के लिए। फाइनल हियरिंग में जो कुछ भी बात हुई वो हुई, और सॉलिसिटर जनरल ने साहब बड़ा अनुनय विनय करके ये कहा कि साहब की 1 दिन का समय और दे दीजिए। पी विल्सन साहब कहीं दिखाई नहीं पड़े मुझे उस पूरी प्रक्रिया में। मिस्टर पी विल्सन, जिनको कि ओबीसी महासभा की संस्तुति पे मोहन यादव जी ने लगाया था, मैं कहूँगा कि बहुत ही होशियारी का काम किया था उन्होंने। इतनी ऐसी होशियारी अगर बाकी और लोग करने लगे तो भाजपा पूरी तरह से रसातल में चली जाएगी। उसके बाद शायद मैंने देखा उनका फोटो भी आया था अमित शाह जी के साथ में। हो सकता है अमित शाह जी ने सुना, उनको 2-3 बार बुलाया गया, समझाने के लिए बुलाया गया, या कि ओबीसी महासभा के साथ डंके की चोट पे चलने के लिए बुलाया गया, पता नहीं। देखिए मेरा ये हमने मानना ये है कि 9 तारीख को बड़े तरीके से सॉलिसिटर जनरल साहब ने उसको मुलतवी करवा लिया और तारीख अगली ले ली साहब, नवंबर में। देखिए सर क्या यानी है ना, बिहार चुनाव के बाद। यानी उनको ये तो आभास है कि साहब के अगर ये इस पे कुछ भी इस तरफ होगा या उस तरफ होगा, नुकसान हमारा ही होना है। तो कम से कम ये तो समझ में आया कि दोनों तरफ से नुकसान होना है। बिल्कुल। तो क्यों इसलिए फिर मैं कहता चिल्लाए हूँ, थे मोहन यादव की, फिर आप जो है वो क्लास क्यों नहीं लेते हैं कि जो काम हो रहा था उस पे आपको ताल ठोक के खड़े होने की क्या जरूरत थी? कोर्ट कर रहा था ना अपना काम। बिहार में हमने क्या किया? बिहार में हमने स्वागत किया। हम हाँ। जानते थे कि कोर्ट में जीत जाएंगे। हम जानते थे ना सर बिहार में कि जीत जाएंगे। अब यही बात है, जो चीज गाली देकर के ठीक की जा सकती है, उसके लिए चप्पल मारने की जरूरत नहीं है। और किसी को इतना मत कूटो कि दुश्मन हो जाए। कूट के समझाओ कि यार तुम्हारी भलाई के लिए तुमको किए थे। तो वो विरोध मेरा मध्य प्रदेश में और उस पूरे मुद्दे पर इसलिए था कि भाजपा बर्बाद ना हो। ब्राह्मण समाज मुझे गाली देने लगा कि तुम कुलद्रोही हो, तो मैं उनको ये कहना चाहता हूं तुम्हारा कुल भी बचाया, कुल के लिए ही लड़ा, और भाजपा भी वापस आ गई, कुल में भी कोई समस्या नहीं होनी है। लेकिन दूसरे की नजर जो है ना तुम्हारे कुल पर ही नहीं, तुम्हारे कुल लेकिन की साहब बेटी पर भी ये है। तो कहना पड़ेगा कि वो जो पी विल्सन वाला जो मास्टर स्ट्रोक था ना, वो किसी भाजपा समर्थक के अभी तक समझ में नहीं आया। देखिए,
ओबीसी महासभा इटसेल्फ वाज मेड बाय कांग्रेस। और इनको अचानक एक क्या होता है ना कि जब आप स्ट्रगल करेंगे और ऊपर जाएंगे, जैसे मैं 0 सब्सक्राइबर एकदम स्क्रैच से अभिषेक तिवारी शो शुरू करके पहुंचा हूं 6 लाख तक, तो मुझे पता है कि ये जो 6 लाख लोग जो अभिषेक तिवारी शो को सुनते हैं वो मेरे सब्सक्राइबर नहीं है, परिवार का हिस्सा है। किसी को आप एक चैनल दे दीजिए जो 10 मिलियन का हो, मैं गारंटी देता हूं डुबा देगा। वो इसलिए डुबा देगा उस चैनल को क्योंकि वो पहले समझेगा नहीं कि उसके जो दर्शक हैं उनका भाव क्या है, उनकी सोच क्या, उनका विचारधारा नहीं। वो अपने विचार पर चलने लगता है। किसी ने कान में ये कुर्सी है ना सर, बहुत प्यारी चीज है, किसी ने कान में फूंक दिया होगा, अरे महाराज आपका मॉडल भी कम पॉपुलर थोड़े ना हो रहा है, आप भी तो योगी जी के बाद, और आपके साथ तो ओबीसी है। योगी जी पीएम कैंडिडेट हो सकते हैं, मोहन यादव नहीं हो सकते, और आप तो भाई बहुत पढ़े लिखे हैं, बहुत आगे की चीज है, आप तो तलवार भी भांजते हैं। फिर आदमी उस कुर्सी पे ऐसे नहीं ऐसे बैठता है, बोला हाँ बात तो सही है, सही बात है। चाटुकार जो है आपको जिस स्वप्न लोक में भेजते हैं ना, वो रास्ता हमेशा बर्बादी की तरफ जाता है, क्योंकि चाटुकार लोग पैरासाइट होते हैं, दूर रहना पड़ता है। सब मुख्यमंत्री या मंत्री, सांसद, विधायक क्या चाटुकारों से बचना संभव नहीं होता। वो वही बच सकता है जो धरातल के साथ हमेशा कनेक्ट रहता है। ये समझना बहुत जरूरी है। नीतीश कुमार जी के साथ भी ये हुआ था। अरे महाराज, मोदी जी गुजरात विकसित किए तो आप 2010 तक में कम काम किए हैं, और आप तो अटल आडवाणी जी के लाडले भी हैं। आप क्यों नहीं हो सकते पीएम कैंडिडेट? और नीतीश कुमार है भी हार्ड बार्गेनर। उन्हें लगने लगा हाँ भाई, जेडीयू इज एनडीए, एनडीए इज जेडीयू, एंड वी आर लाइक बीजेपी ओनली, और बीजेपी में हमारा कोर मजबूत है, हमारे साथ तो सुषमा जी हैं, आडवाणी जी हैं, वो नहीं होंगे। मोदी को हटा दिया रास्ते से तो आडवाणी जी हम ही को अपना उत्तराधिकारी बताएंगे। और भाजपा के कई शीर्ष नेता, आपको याद होगा 2011-12 में बात भी करने लगे थे, नीतीश कुमार पीएम कैंडिडेट है पोटेंशियल। भाई क्या मूर्खता है, सबसे बड़ी पार्टी भाजपा और पोटेंशियल कैंडिडेट नीतीश कुमार। तो इस प्रकार के मति भ्रम, मृग मरीच का होता है। आपके पास रेगिस्तान में घूम रहे हैं, ग्लास में पानी नहीं है, बोतल खाली हो चुका है, तो 3 किलोमीटर दूर नजर आएगा कि एक हाँ बहुत बड़ा भाई तालाब है, भागो 3 किलोमीटर। लेकिन उस 3 किलोमीटर दौड़ने के बाद आपको क्या नजर आता है? अरे यार वो तो फिर 3 किलोमीटर दूर दिख रहा है, वो तो तालाब नहीं, वो तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट था। तो ये स्थिति है, इसमें बहुत सारे भाजपा के नेता एनडीए के नेता फंसे हुए हैं। उससे जब तक वो बाहर नहीं आएंगे, वो बाहर लाने के लिए कोई आदमी होगा जो पानी पिलाएगा, तभी तो। सीधा सिंपल समीकरण है। जी जी। और अनिल मिश्रा जी पे भी जगह जगह मुकदमे कायम हो रहे हैं। हारेंगे लोग। क्या है कि अनिल मिश्रा जी जो कह रहे हैं समझ नहीं रहे हैं। यही आदमी नैरेटिव के लड़ाई हार जाता है। वो कह रहे हैं कि अब यही तो टाइम है, अब तो हर जगह मैं तुमको अपने तर्कों के अकाट्य तर्क तो रखूंगा ही, तर्क रखूंगा तो न्यूज बनेगा। तो भगत सिंह ने क्या किया था? भगत सिंह ने असेंबली में बम किस लिए फोड़ा था? अरेस्ट होने के लिए। वो तो गए ही थे अंग्रेजों से तर्क करने। तो ये क्या कर रहे हैं? ये उन लोगों से तर्क ही करके उनको परास्त करने जा रहे हैं, और आप परास्त भी होंगे क्योंकि ये सारे तर्क जो वो दे रहे हैं वो अकाट्य है भी पढ़े लिखे वकील, तो झेलिए, हमको क्या है। आइए आज की चर्चा को यहीं पर विराम देते हैं। सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद, शेख जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, प्रणाम।